The Teachers Show. The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teachers Show है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। The Teachers Show। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 103 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम रोज की तरह फिर हाजिर हैं आपके साथ। हम थोड़ा विलंब से हैं, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। कुछ तकनीकी बाधाओं के कारण हम आज लगभग 15 मिनट लेट हैं, उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। और आज हमारे साथ एक नई मेहमान जुड़ी हुई हैं, दिल्ली से कला शिक्षिका बुला भट्टाचार्य जी। उनके साथ साथ हमारे साथ रोज की तरह हमारे इस शो के विशेषज्ञ श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, जो पूर्व निदेशक हैं CCRT के, वो दिल्ली से लाइव हैं इस वक्त। और साथ में हमारे विशेषज्ञ एंकर हमारे आदरणीय हेमंत बिष्ट जी इस शो में हमारे साथ लाइव हैं। तो आप सबका स्वागत है सर, बहुत बहुत द टीचर शो में। बुला जी को भी, बुला जी को प्रणाम और नमस्कार। कैमरा सेट करने में आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे जी। कैमरे में टाइम लग गया, कोई बात नहीं। होता देर है दुरुस्त है। हाँ, पहली बार कर रही हूँ ऑनलाइन, मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। वाह वाह, कोई बात नहीं, कोई न कोई काम कभी न कभी पहली बार करना ही होता है। हमने भी टीचर शो पहली बार ही किया है। अच्छा, आपके बहुत सारे एपिसोड्स हो गए, 103 आप कह रहे हैं ना? एपिसोड 103 है, लेकिन शो पहली बार किया हमने भी। हेमंदा तो आदी है इन सब चीजों के, लेकिन हम जो है नए नए खिलाड़ी हैं अभी। क्यों सर हेमंदा? अरे नहीं, हम तो आपको देख के करते हैं सर सब कुछ। और लॉकडाउन के टाइम तो यही करना पड़ेगा अभी, और क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन तो हो नहीं सकता है। जी जी, मनीषा टीकादार जी कलकत्ता से आपको प्रणाम कह रही हैं। नमस्कार जी। थोड़ा बांग्ला में उनको नमस्कार कर दीजिए तो अच्छा लगेगा उनको। भालोबासी। नमस्कार। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है नमस्कार और नमस्कार में, लेकिन नमस्कार अच्छा लगता है सुनने में। नमस्कार, हाँ, आर्टिस्टिक है, थोड़ा आर्टिस्टिक है नमस्कार। नमस्कार तो सीधा सा। नमस्कार में थोड़ा बोलने का वो थोड़ा सा एक्सेंट का वो होता है चेंज, बस। बांग्ला और हिंदी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, शुद्ध बांग्ला शुद्ध हिंदी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप शो में आई मैम, आपका स्वागत है। और आपकी कला के बारे में हमने बहुत तारीफ सुनी है। दिल्ली के तमाम शिक्षकों ने हमें रिकमेंड किया कि बुला मैम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी टीचर भी रही हैं। अच्छा। तो आपका स्वागत है। और हम चाहेंगे कि आज आपके अनुभवों से पूरे देश के टीचर जो इस शो को देखते हैं वो लाभान्वित हों। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मैम, आप मूल रूप से बंगाल की रहने वाली है, तो दिल्ली में बसेरा कैसे हुआ और फिर दिल्ली की तरफ कैसे मुड़े? हाँ, मेरा मतलब मैं वेस्ट बंगाल में
एक मिनट जोशी सर एक कैमरा बंद कर दीजिए, आप 2 से ऑन है इसलिए एक हो रहा हाँ जी। है। हाँ, आप 2 जगह से ऑनलाइन है सर, एक जगह से बंद कर दीजिए, तो ये आप 2 जगह एक जगह से बाहर जाना पड़ेगा। बोलो। अच्छा, इनको हो रहा है जी। अब मैं वहां से बाहर कर दिया, अब ठीक है जी। मैम जी बताइए, स्वागत है। हाँ, मेरा जन्म पश्चिम बंगाल में ही हुआ, कलकत्ता के रहने वाले थे। तो मेरे फादर वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे, तो वो ट्रांसफ़र होके दिल्ली आए। तो मेरे बचपन कलकत्ता में, साउथ कलकत्ता में बीता, और यहाँ पे मैं क्लास 10th में आके मैंने री एडमिशन लिया दिल्ली में। उसके बाद के जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जितना भी मेरा काम है सब दिल्ली में ही है। तो काफी साल हो गए अब दिल्ली में रहते हुए। तो अब मतलब मेरे जो मेरे आते ही हो रहा है शायद। हाँ, वो उसको सर ऑन मत करिए, दूसरे वाले को स्ट्रीम यार्ड मत ऑन करिए, उसमें बाकी आप बाकी चीजें व्हाट्सएप फेसबुक सब चला सकते हैं। जी मैम। हाँ जी। तो दिल्ली में ही मतलब आप समझिए कि मेरे लाइफ के 60-70% दिल्ली में ही है। मतलब बाकी बचपन में हम कलकत्ता में थे, तो दिल्ली अभी हमारा घर है। तो मैं यहाँ से मैंने कॉलेज एजुकेशन भी मैंने यहाँ से किया, फिर जामिया मिलिया से मैंने आर्ट एंड आर्ट एजुकेशन में डिग्री हासिल की। उसके बाद मुझे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में अपॉइंटमेंट मिला था। तो मैं तब से अपॉइंटमेंट, मतलब ये भी काफ़ी साल हो गया, 36 इयर्स हो गए। तो अभी मैं रिटायर हूँ 2 साल से। तो दिल्ली के 2-3 स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में मैं रही हूँ। लास्ट में रही हूँ ईस्ट ऑफ कैलाश। और साथ साथ मैं एक आर्ट प्रैक्टिशनर भी हूँ, प्रोफेशनल आर्टिस्ट के हिसाब से। मैं तब से ही, जब से मैंने कॉलेज से पास आउट मैंने किया, तो मैंने गढ़ी स्टूडियो जो ललित कला एकेडमी के अंडर रन करता है ईस्ट ऑफ कैलाश में, तो वहाँ पे प्रिंट मेकिंग स्टूडियो में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पे प्रिंट मेकिंग स्टूडियो में मैं काफ़ी साल काम करती रही। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब काम, मतलब इधर उधर के थोड़े से काम में थोड़ा डिफरेंस भी आया, और अभी फिलहाल फिर मैं गढ़ी में ही हूँ, काम कर रही हूँ। बड़े मैम, तो कलकत्ता की याद आती है कभी? हाँ, अभी स्मृतियां शेष है कलकत्ता की, या भूल गए? नहीं, भूले कैसे, भूल नहीं सकते। कलकत्ता भूले नहीं, लेकिन क्योंकि बचपन ऑलमोस्ट मेरा जो कॉलेज डेज है और मेरा आर्ट डेज है वो सब दिल्ली में ही है। जाते हैं, मतलब हमारे रिलेशंस हैं उधर, काफी रिलेशंस हैं, रिलेटिव्स हैं, बट लगाव अभी ज्यादा दिल्ली से हो गया है, कलकत्ता से। लेकिन अंदर से हम रहते होते हैं, हमारे घर में भी मतलब बांग्ला ही सब बांग्ला भाषा ही चलते हैं। हमारी बुक्स भी, हमने बहुत सारे बांग्ला में बुक्स हैं। तो बंगाली कल्चर, यू नो कि बंगाली कल्चर तो बहुत रिच है, म्यूजिक एंड लिटरेचर एंड सिनेमा, तो उसके साथ हम लोग टच में हैं। तो हम सब एक टोटलिटी में, मतलब हम वो करते हैं, ये नहीं कि दिल्ली हैं, आए हैं तो बांग्ला को भूल गए, ऐसा नहीं है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। अपनी जड़ों से आप जुड़े हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। हाँ जी, वो तो वो जड़ तो जड़ रहता है ना, तो वो नहीं वो कर सकते, उसके साथ तो जुड़े हुए होते ही हैं। लेकिन कोई नई जगह में आते हैं तो उसके लिए, उसमें भी हम अपने आप को ढालना पड़ता है। जी, थैंक यू मैम। इससे पहले अभी हम इससे आपसे कला यात्रा पर आपसे आपकी बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारा एक सेगमेंट है जो हम सवाल जवाब का है, और एक प्रश्न हम शो के शुरू में पूछते हैं
और जो दर्शक उसका जवाब देते हैं उनको हम माया ऑप्टिकल्स की ओर से अच्छा एक सन गूगल पुरस्कार जोशी सर की वो सवाल जो है सर पढ़ दीजिएगा आप। मैं बाहर हूँ सवाल यार। स्क्रीन पर है सर जी। नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं बाहर हूँ, स्क्रीन से बाहर हूँ मैं। नहीं आप स्क्रीन में है सर। नहीं, आपको लग रहा है ना, लेकिन मेरे स्क्रीन प्रॉब्लम हो रही है। आप स्क्रीन में है सर। मैं आप तो बोलिए, देख हम पा देख रही भी हूँ। रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं आपको। आप बोलिए। भट्ट जी, जब तक सर स्क्रीन में आते हैं, मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। जी जी सर, स्वागत है। हम सारे दर्शकों की ओर से और आज के पैनलिस्ट की ओर से अपने आज के बर्थडे बॉय को विश करना चाहते हैं। जी जी, हैप्पी आज बर्थडे। डॉक्टर भट्ट जी का जन्म दिवस है मैम। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अगर साहित्य की भाषा में कहें तो भट्ट जी का अवतरण दिवस आज ही है। तो आपको, बहुत अच्छा, क्योंकि हम उम्र में सब बड़े हैं, भट्ट जी से हम सब बड़े हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई है। और इसी तरह आप नाम रोशन करते रहिएगा, हमारा मस्तक ऊंचा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मीना दिवस है, मैंने जैसे कल भी बताया था। तो मीना जो है वो संघर्ष की प्रतीक है, महिलाओं की, बच्चों की, बालिकाओं की शिक्षा की, स्वास्थ्य की और उनकी लाइफ जीवन कौशल की। तो मैं सारे देशवासियों को उसकी भी शुभकामनाएं देता हूँ और आपने मुझे शुभकामनाएं दी और हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो लगातार कमेंट्स में भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो मैं उनका भी आभार ज्ञापित करता हूँ। और साथ में मैं इस सवाल फिर से मैं जोशी सर से निवेदन करूंगा कि वो इसको दोहरा दें। तो मैं आपको दिख रहा हूँ, मैं शायद आपको दिख रहा हूँ बिकॉज मेरा कैमरा ऑन है, लेकिन मेरे माइक में अच्छा चलिए मैं हेमंत आप पढ़ देंगे। हेमंत सर आप हेमंत सर आप पढ़ दीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट इस समय चलाया है आदरणीय जोशी सर और आदरणीय डॉक्टर भट्ट जी ने। हम प्रारंभ में ही आपके स्क्रीन में एक क्वेश्चन फ्लैश करते हैं और उस प्रश्न का उत्तर अंत में आपको देना होता है। और यदि आपका उत्तर सही पाते हैं हमारे विशेषज्ञ, तो फिर आपको भट्ट जी बताएंगे, हल्द्वानी की हमारी एक ऑप्टिकल कंपनी है, उसकी ओर से गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है। मैं उस ऑप्टिकल कंपनी का पूरा विवरण आपको दूंगा। पहले मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। विदेश में जन्मी देश की किस महिला साहित्यकार ने किस रिक्शा चालक को साहित्य के क्षेत्र में अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने में मदद की? आपको दोनों साहित्यकारों के नाम बताने हैं। आपके स्क्रीन में ये प्रश्न दिखाई दे रहा है कि विदेश में जन्मी देश की किस महिला साहित्यकार ने किस रिक्शा चालक को साहित्य के क्षेत्र में अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने में मदद की? दोनों साहित्यकारों के नाम आपको आज के शो के अंत से पहले देने हैं। माया ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा, जिसमें आपको एक चश्मा दिया जाता है, भेंट की जाती है। तो कृपया भट्ट जी, हमने आपका आदेश का अनुपालन किया, शो को आगे बढ़ाएं। मेरा अनुरोध था सर, ये ऑप्टिकल्स की ओर से चश्मा आप सबको 1000 रुपए का लगभग कीमत का गिफ्ट आपके घर भेजा जाएगा अगर आप शो खत्म होने से पहले सवाल का सही जवाब देते हैं। सर जोशी सर, आपसे मेरा फिर अनुरोध है कि आप एक स्क्रीन को बंद कर दीजिए सर, बार-बार वो सर का 2 स्क्रीन पता नहीं कैसे जुड़ जा रही है सर, वो अभी आएंगे। तो मैम तब तक हम आगे चलते हैं। आज बहुत डिस्टर्बेंस है शो में, मैं माफी चाहता हूँ। आपकी जीवन यात्रा पे बात चल रही थी मैम। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी।
कला की तरफ आप कैसे आपका आना हुआ? घर में कोई कला का वातावरण था या कैसे? कला की मतलब मुझे बचपन से ही कला के प्रति इंटरेस्ट था। तो मैं पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग मैं घर में भी करती थी बचपन से। तो मेरे एक वहाँ पे जब मैं कलकत्ता में थी तो वहाँ किसी एक आर्टिस्ट से भी मैं ट्रेनिंग भी ले रही थी। तो आर्ट मुझे मतलब बहुत वो करता है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ये फील्ड, क्योंकि इसमें बहुत फ्रीडम है, बहुत बहुत सारे उसमें आर्टिस्ट जो है मतलब अपने अंदर की बातें बता सकते हैं, और जो उसकी महसूस करते हैं वो, और उसके जो जो क्रिएटिव प्रोसेस है, मुझे लगता है कि किसी और प्रोफेशन में नहीं है, मोस्टली आर्ट्स में। मतलब इट्स नॉट कि विजुअल आर्ट ओनली पेंटिंग ही है, ऐसा नहीं है। जो राइटर हैं, जो डांसर हैं, या जो म्यूजिशियन हैं, ये सारी जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं, इसमें आर्टिस्ट को एक बहुत दूर तक अंदर, मतलब दूर तक इसको ले जाता है, उसकी माइंड को, उसकी एक्सपेंशन होता है बहुत। तो मुझे शुरू से ही आर्ट में इंटरेस्ट था। और स्कूल में मतलब टीचिंग जॉब में मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट, एज एन आर्ट टीचर बहुत, मतलब उसके लिए एक सूटेबल बहुत जॉब है, प्रोफेशन है। क्योंकि मतलब हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उसके साथ हम इसी जो क्रिएटिव प्रोसेस है उससे जुड़ जाते हैं। तो मेरा जो मतलब एक्सपीरियंस रहा आर्ट, मतलब अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो स्टूडेंट्स के साथ मुझे हमेशा से लगा कि मैंने शुरू किया अपना टीचिंग जॉब, जो क्लासेस शुरू की, तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं अपने क्लासरूम में मैं ऐसा एक एटमॉस्फेयर बनाऊं कि जहाँ पे बच्चे जो हैं बहुत रिलैक्स रहे, और ताकि वो मतलब वो डरे ना किसी चीज़ से, और खुलकर खुलकर अपना एक्सप्रेशन मतलब बाहर लेके आए। तो मुझे मतलब मैं हमेशा से ये कोशिश करती थी कि मैं मतलब ऐसा एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल बनाऊं क्लासरूम में, ताकि बच्चे मेरे से ना डरे, और मैं उनको मतलब जितना मैं क्लोजली मैं डील कर सकती हूँ, जितना मैं प्यार से डील कर सकती हूँ, उतना करूँ। तो मेरा शुरू से ही मतलब जब तक मैं रिटायर हुई हूँ तब तक मैं मतलब अपनी क्लासरूम में मैं हमेशा से ऐसा ही कोशिश किया है कि इट्स बहुत पीसफुल एंड बहुत रिलैक्स एटमॉस्फेयर, ताकि नहीं तो क्रिएटिव प्रोसेस तो हो नहीं सकता मुझे, मेरे ख्याल में तो कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस जब तक वो इंसान खुलकर ना कर सके मतलब काम को, स्पेशली बच्चे तो क्रिएटिव होते ही हैं बहुत, मतलब बड़ों से तो ज़्यादा बच्चे क्रिएटिव होते हैं, और उनको अगर मतलब फ्रीडम मिले काम करने के लिए, तो वो और ज़्यादा मतलब उसमें क्रिएटिविटी में जुड़ जाते हैं, और वो उसको उसका वो मतलब खुद ही मतलब आगे ले जाते हैं उस प्रोसेस को। टीचर का काम है मतलब उसको एक रास्ता दिखाना, मतलब उस रास्ते में चलना जो है वो एक स्टूडेंट फिर अपने आप ही चलता है। तो मेरे मैम, हिसाब हमने से सुना आप तो साइंस स्टूडेंट रही हैं शायद, तो फिर रही वहां हूँ। से ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को कैसे हुआ? ये ऐसे था कि जब स्कूल में पढ़ती थी, मेरे सीनियर क्लासेस में जो जहाँ पे मतलब आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स डिसाइड किया जाता था। पहले तो हायर सेकेंडरी होता था स्कूल लेवल पे, पहले तो 10+2 नहीं था, 11th तक एग्ज़ाम होते थे, मतलब सीनियर हायर सेकेंडरी बोलते थे। तो 9th 10th 11th ये जो 3 क्लासेस होते थे उसमें स्ट्रीम चेंज, मतलब स्ट्रीम सिलेक्ट होना होता था। जी तो हमारे स्कूल में आर्ट्स नहीं थे, फाइन आर्ट्स एज अ सब्जेक्ट। जी। तो मुझे मतलब आर्ट्स या साइंस ही लेना था, तो मैं इसलिए मैंने साइंस लिया। और मतलब और घर वाले भी चाहते थे, ये भी बात सही है कि वो भी चाहते थे कि मैं साइंस पढूं। तो इस तरह से मतलब मैं हायर सेकेंडरी साइंस में ही किया। उसके बाद मैंने बीएससी बी ग्रुप, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है, वो भी किया। लेकिन उसके बाद फिर मैं वापस आई मेरे अपने जो जो मेरे इंटरेस्ट थे बहुत, मतलब बचपन से।
जामिया में मैंने एडमिशन लिया और आर्ट एंड आर्ट एजुकेशन में मैंने ऑनर्स किया। मेरा दो शुरू दो में, स्ट्रीम्स में आप ग्रेजुएट हैं ना, 2 स्ट्रीम्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी, तो दोबारा आप लौट के आए मैम, तो क्या आपकी कला में विज्ञान ने कोई मदद की? मतलब साइंस का जो आपने स्टडीज की, आपके आर्ट में उसका कोई मदद या कोई फायदा हुआ आपको? मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी एक्सपीरियंस, चाहे वो साइंस स्ट्रीम में हो या आर्ट स्ट्रीम में हो, वो मतलब रहता ही है इंसान के साथ, वो मेमोरी तो रहता ही है। मेरा ये फ़ायदा हुआ कि जो मैं काम करती हूँ, मतलब आप मान लीजिए प्रेज़ेंट जो मेरे काम हैं या थोड़ा से इससे पहले के कुछ काम हैं, जो डिजिटली मैं कर रही थी, डिजिटल इमेजेस के ऊपर। तो उसमें मैं कुछ ब्रेन स्कैन के ऊपर काम कर रही थी, एमआईआर और सीटी स्कैन और उसको लेके। उसमें मुझे मतलब मेरी जो साइंस बैकग्राउंड है, उसमें मुझे उसको समझने में हेल्प किया। अदरवाइज आई थिंक कि आर्ट्स में मतलब कहाँ जाना है, किस लाइन में जाना है, वो अल्टीमेटली जो पुराने जो पहले के जो स्टडीज है वो भूल के एक नए उसमें से जाना होता है। बट इट्स ए गुड एक्सपीरियंस। माय साइंस एक्सपीरियंस जो है वो साइंस, बोथ साइंस एंड आर्ट्स, जो दोनों एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा। मैम जोशी सर हमारे शो में वापस आ गए, उनका नेट ठीक हो गया। मैं यही अच्छा, पूछना चाह रहा था कि ये एमआरआई वगैरह में भी आपका काम है, वो किस तरह का काम था? कहाँ आर्ट और कहाँ ब्रेन से संबंधित, मतलब इसका सामंजस्य और किस तरह से आपने यूज किया इसे? मैं मेरे लास्ट आई थिंक 2007 6-7 के करीब मैं मतलब इंटरेस्ट मेरा इसमें गया कि इंसान, ह्यूमन बीइंग, वो सोचता कैसे है, उसके ब्रेन के अंदर क्या होता है, मतलब क्या एक्टिविटी जो होता है वो कैसे सोचता है और उसकी आइडेंटिटी कैसे बनती है और क्या उसका बात। कॉन्शियसनेस कैसे होता है। तो उसको जी। समझने की कोशिश जो मैंने किया, तो मैंने मतलब पढ़ने की कोशिश की ब्रेन के बारे में, ब्रेन के एक्टिविटी के बारे में, जो साइंटिफिक वे से, साइंटिफिक बैकग्राउंड से। तो तो बायोलॉजी मदद कर गई है। बायोलॉजी ने मदद किया, हाँ। तो जी मैम। उसमें मुझे समझने में मेरे को थोड़ा इजी हुआ, मतलब बिकॉज ऑफ माय साइंस बैकग्राउंड। और इसको मैं वो जो अल्ट्रासाउंड और जो सीटी स्कैन एंड एमआरआई की जो ब्रेन स्कैन्स हैं, उसको लेके मैंने कुछ डिजिटल प्रिंट्स भी किए हैं। वो शायद अच्छा। इसमें अभी उन्होंने नहीं दिए, तो उसका लाइट बॉक्स बनाया, मतलब लाइट बॉक्स मतलब वो प्रिंट करके उसके ऊपर डिजिटली प्रिंट आउट निकाल के उसके पीछे एक बॉक्स के अंदर लाइट फिक्स करके उसको, मतलब ऐसे जैसे दिखाई देता है, जैसे एमआरआई, जैसे डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो जो दिखाई देता है स्क्रीन में तो लाइट। ब्रेन का जो वो आता है, जो वो उस इफेक्ट को मतलब लाने के लिए मैंने कोशिश किया ऐसे कि एक इंसान के बीच में, मतलब मेरा तो कोई नॉलेज नहीं है, मैं इतनी आगे तो नहीं पढ़ी, मेडिकल का मुझे को वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो कोशिश किया मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग की समझने की कि इंसान के दिमाग में क्या चलता रहता है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या को कैसे, मतलब एक कॉन्क्रीट एक शेप दिया जाता है। मतलब इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में होता है, मेमोरी होता है, और मेमोरी को एक, उसको एक मतलब टोटली उसको लेके उसका एक कंक्रीट एक इंसान की आइडेंटिटी बनती है। तो उसको समझने की मैंने कोशिश की, मतलब बिना देखे, आर्ट मतलब मुझे, फॉर्म के माध्यम से डिपिक्ट करने की। जी। हाँ, नहीं। जी भाई। कोशिश है। सर भट्ट जी भी लौट गए हैं। लौटे हैं। हाँ। जी जी, धन्यवाद आप मैम, आपने। सुनो। जी जी। तो आपका जो फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, अगर आप चित्रकला की हम आपसे बात करें तो कौन है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित आपको किया?
इंडियन में है जो पहले के हैं हमारे वो हैं अमृता शेरगिल हैं, मिस्टर हुसैन हैं, शांति निकेतन में सोमनाथ मोर हैं जो जिन्होंने प्रिंट मेकिंग में किया काफ़ी काम। मतलब मेरा शुरुआत ये था जो स्टूडियो में मैंने किया था काम, जो मेथड है मेरा वो प्रिंट मेकिंग है, जो स्टोन के ऊपर लिथोग्राफी जो है वो स्टोन के ऊपर ड्राइंग करके पेंटिंग करके उसकी प्रिंट ली जाती है। मतलब ये भी एक पेंटिंग स्कल्पचर की तरह एक मीडियम है जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है और उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स भी यूज होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए। उस पेंटिंग उस स्टोन के ऊपर जो ड्रॉ करते हैं या पेंट करते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल प्रोसेस की भी जरूरत होती है फिक्स करने के लिए स्टोन के ऊपर। फिर उसकी प्रिंटिंग मतलब एक प्रेस के अंडर उसका प्रिंटिंग होता है। तो वो एक इमेज को हम बहुत सारे इमेज मतलब प्रिंट ले सकते हैं, मतलब एक ही सेम इमेज से। तो इसमें ये है कि थोड़ा सा ये प्रोसेस जो है मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी है क्योंकि मशीनरी इन्वॉल्व है, प्रेस इन्वॉल्व है। तो इसमें थोड़ा सा मतलब ये मतलब जो पूरा जो टेक्निकल प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरा शुरुआत वहीं से हुआ मेरा आर्ट फील्ड में। तो कम से कम मैं 15 साल तो मैं प्रिंट मेकिंग में थी, गढ़ी में काम कर रही थी, गढ़ी प्रिंट मेकिंग स्टूडियो में। उसके बाद मेरे काम में कुछ चेंजेस आए तो मैं ये जो मेरा डिजिटल प्रिंट्स है वहाँ से शुरू हुआ। फिर डिजिटली मेरा इंटरेस्ट मेरा उसमें आया और उसके बाद अभी रिसेंटली 2-3 सालों में मैं कुछ काम कर रही हूँ जो असेंबलेज है, मतलब क्या कह सकते हैं उसको मतलब जैसे मेमोरी बॉक्स मैंने नाम दिया है। कुछ मेरे काम है मेमोरी बॉक्स जो कि वुडन बॉक्स है, जो वुडन बॉक्स के अंदर जैसे नॉर्मल बॉक्स होता है जो खुल जाता है, जैसे उसका ओपन होता है बंद होता है, तो उसको खोल के उसके अंदर देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो बेसिकली कि कोई मेमोरी कैसे काम करता है, इंसान कुछ मेमोरी को कुछ मतलब रख देता है, डोरमेंट रहता है, कुछ मेमोरीज एक्टिव होता है, कुछ मेमोरीज को डोरमेंट रहना पड़ता है, कुछ मेमोरीज को एक्टिव रहना पड़ता है। तो मैं मतलब कोशिश किया है मैं तो मुझे तो पता नहीं है, इतनी वो नहीं हूँ, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, बट मैंने एक विजुअलाइज करने की कोशिश की है मेमोरी बॉक्स के थ्रू। वो दिखाएंगे उसमें कुछ इमेजेस। Lakshma Gowda was a very famous printmaker. हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मेरी उनके साथ और केरल के एक आर्टिस्ट हैं उनके साथ बड़े लॉन्ग सेशंस हुए अबाउट हाँ। प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग बड़ा अच्छा लगा कि आप प्रिंट मेकिंग में आपने 15 साल गुजारे। हाँ और उसके बाद मैं भी थोड़ा पेंटिंग की स्टडी के लिए गया और मुझे पेरिस जाने का मौका मिला। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू मीट सैयद हैदर रजा साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। पेरिस and very long sessions on Indian painting, on his painting, what he thinks about Indian art. आपको क्या लगता है कि कंटेम्प्रेरी आर्ट में कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट इंडियन हेरिटेज को कैसे डिपिक्ट करता है? इंडियन हेरिटेज से अभी जो इंडिया, मुझे लगता है मेरे ये पर्सनल व्यू है कि अभी ग्लोबलाइजेशन की टाइम है। इस मतलब बहुत दूर मतलब हम बहुत पास आ गए हैं बहुत सारे कंट्री के साथ। जी जी जैसे हम अभी कर रहे हैं, अभी ये जो ऑनलाइन शो हो रहा है वो टेक्निकल शो हो रहा है, ये पहले तो नहीं पॉसिबल होता था। तो दिस इज फॉर ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो इंडिया की हेरिटेज बहुत रिच है, बहुत ही है कि, लेकिन हम जब जिस प्रेजेंट मोमेंट पे हम जी रहे हैं और दूसरे कंट्री और दूसरी टेक्नोलॉजी और उसके साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इंसान में बदलाव जो है, चेंजेस तो आएगा। मतलब जो पहले के इंडिया है वो अभी नहीं है वो इंडिया।
अभी उस वक्त की जो सोच है, उस वक्त की जो है सिस्टम है, वो उसमें भी बहुत सारी चेंजेस आ गए। So, हाँ जी। in other words, you are saying that today's contemporary Indian artist is not impressed by Bengal school of art, but नो, Matisse, इट्स Matisse, हाँ, Matisse या मोने उन सबके आर्ट को देख के ज्यादा प्रभावित है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। Okay. वो हमारा इंडियन हेरिटेज है, और उनकी जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के पीछे एक पॉलिटिकल वो भी था कि जो उस वक्त जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया, जो ऑयल पेंटिंग्स, जैसे राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले इंडिया में ऑयल पेंटिंग से स्टार्ट किया, और वो जो उनका प्रोसेस था पेंटिंग का, वो वेस्टर्न वो था प्रोसेस से, कैनवस के ऊपर ऑयल पेंटिंग, जो इंडिया में पहले ट्रेडिशनल इंडियन उसमें नहीं था, ये कैनवस के ऊपर ऑयल पेंटिंग। तो पेपर या क्लॉथ के ऊपर ही या वाटर कलर या गुआश, और इससे ही काम होता था। तो बंगाल स्कूल ने उसको, वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस है उसको मतलब कम करने के लिए, एक तो पहले के मुगल आर्ट और कांगड़ा शैली और जो मिनिएचर स्टाइल है उसको अडॉप्ट किया कि ये नेशनल जो एक आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो उसका उस वक्त की जो टाइम है उसमें बहुत वो रेलिवेंट है कि वो होना ही चाहिए था। उस वक्त हम अंडर ब्रिटिश थे, ब्रिटिश राज थे, तो उसमें एक इंडिया का जो पहले के जो हेरिटेज था उसको आगे लाने की, और उसको इंडियन पीपल जो लोग हैं उनको आगे समझाने के लिए कि हमारे भी इतने रिच वो है। लेकिन अब मान लीजिए अभी इस वक्त जो है वो बहुत चेंजेस आ गए, बहुत सारी चीज उसमें आ गए। अब आर्टिस्ट में बहुत सारी फ्रीडम, आर्टिस्ट के पास काफी फ्रीडम है, तो मैं कौन से उसमें मैं जाऊं, कौन से रास्ते में जाऊं। तो चलिए मैम, ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि वी आर वेरी कीन टू सी योर वर्क एंड द लॉजिक बिहाइंड इट। तो आपका ये बड़ा समझ में बड़ा अच्छा लगा ये कि आपने एक ह्यूमन माइंड बॉक्स बनाया, एक मेमोरी बॉक्स बनाया, जिसको खोल के उसके अंदर तो हमारे लिए तो मैजिक बॉक्स है वो, उसके अंदर क्या चीजें मैजिक बॉक्स तो नहीं है, बट ये तो मेरा छोटा सा मेरा एक प्रोसेस है, मतलब कोशिश है, मैंने ट्राई किया है, क्योंकि मैं तो नहीं जानती क्या है अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर, मेंटल ब्रेन में क्या है, क्या चल रहा है। जैसा हेमंत जी पूछ रहे थे विश जी कि आपका साइंस का बैकग्राउंड है और आपने एक टीचर रही हैं आपको ये पता होगा कि मतलब आप साइकोलॉजिस्ट जितने लोग हैं वो सब समझते हैं कि ब्रेन हैज टू फंक्शंस, टू पार्ट्स। द लेफ्ट साइड caters to art and culture and other things, and the right side covers is the other aspect, numericals, ये वो चीजें हैं। एनालिटिकल। तो इस बैकग्राउंड के साथ आपने जब MRIs देखे, आपने जब CT स्कैन देखे, तो आपको कुछ लगा कि पेशेंट का क्या बैकग्राउंड है और उसका कौन सा ब्रेन का कौन सा हिस्सा ज्यादा एक्टिव है? हाँ, उसमें लगता है, मतलब कौन से एरिया उसकी एक्टिव ज्यादा है, और उससे उस वक्त मतलब एक इंसान जो है हर वक्त एक ही फीलिंग नहीं होता उसके अंदर। वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इंसान की, और खासकर जब वो कोई इलनेस होता है स्पेशली, तो उस वक्त उसकी सारी सिस्टम जो ब्रेन की सिस्टम वो सारा उसके अंदर भी बहुत डिस्ट्रप्शंस आ जाते हैं। वो वो खुद को ही कई बार नहीं समझ पाते हैं, इंसान खुद भी नहीं समझ पाते कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। कुछ ऐसे हालात होते हैं, कुछ मतलब इंसान की जो कुछ इलनेसेस है, तो उसको भी समझने की मैंने कोशिश किया कि एक इंसान जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है, जो कि बहुत क्लियर हेडेड है, जो कि एनालिटिकल है, लेकिन जब वो इंसान बीमार हो जाता है, जो उसको ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ उसमें वो बदलाव कैसे आ जाता है, वो चेंजेस कैसे आ जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा कोशिश है, मतलब मैं तो बहुत मामूली वो हूँ, मतलब बहुत ही बस ये समझ रहे। ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया ना, कोशिश, इसको गोयल साहब ने बहुत अच्छा कहा है
गालिब साहब ने कहा कि कोई काम करना हो तो मैंने धूल के जर्रे ने पूछा, धूल के कण जिस 10 पार्टिकल जो है उसने पूछा कि क्या मैं सूरज तक पहुंच सकता हूँ, क्या मैं कैन आई टच द सन। धूल के जर्रे ने पूछा कि क्या सूरज तक पहुंचना मुमकिन है, तो उत्तर था लगभग नामुमकिन। धूल के जर्रे ने फिर पूछा कि क्या कोशिश जारी रखनी चाहिए, उत्तर था वही मुनासिब है। तो कोशिश आप जो कर रही हैं, कोशिश तो एक बहुत बड़ा वर्ड है, कोशिश ही है सब कुछ। और कला के माध्यम से सर इतनी बड़ी बात सोचने का एक प्रयास जो है बिल्कुल मौलिक है, अद्भुत, ओरिजिनल है। जी भट्ट जी कुछ दिखाएंगे, कुछ हम स्लाइड शो करेंगे? हाँ, क्या मेरे कुछ अर्ली वर्क्स हैं जो पहले आप अगर दिखाएंगे, जिसमें मैंने शुरुआत की थी, मेरा प्रिंट मेकिंग का जो दौर है, जो स्टूडियो में 90s के काम है कुछ। मैम आज तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे, आज तक टीचर जुड़ते थे, आज बहुत छोटे छोटे बच्चे भी ये पर्सनल फोन में फोन कर रहे हैं और कई चीजें पूछ रहे हैं। अभी मौका मिला तो आप उनको सेटिस्फाई करेंगे प्लीज। जरूर जरूर। अभी भट्ट जी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो उनके माध्यम से क्या पता उन प्रश्नों के उत्तर आ जाएं बच्चों के। एक छोटा सा जी स्क्रीन शेयर करने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैम से। बहुत सारे इसमें कला के आर्टिस्ट हमारे शो में आए और मैं रोज सोचता था पूछूंगा, लेकिन वो बार बार कई वजहों से भूल गया या छूट गया। आपसे मैं सवाल पूछ लेता हूँ, आपकी अनुमति हो तो। जरूर सवाल पूछिए, अगर आंसर है मेरे पास तो मैं जरूर कोशिश करूंगी। मैं बहुत ही साधारण सा सवाल पूछ रहा हूँ जो मतलब एक कहना चाहिए कि कोई भी साधारण कला प्रेमी पूछ सकता है। आपने बहुत सारे कलाकारों के नाम लिए, एम.एफ. हुसैन से लेके आपके अमृता शेरगिल और तमाम कई जो बड़े कलाकार जिनसे आप प्रभावित हुई, और मैंने जितने भी लोगों के नाम लिए लगभग यही नाम निकल के आते हैं, 3-4-5 नाम है हिंदुस्तान के कला के। अगर हम बात करें उसमें एक बड़ा अलग सा नाम है जो बीच में आ जाता है कभी कभी, वो राजा रवि वर्मा का है। आपने भी बीच में उनकी चर्चा जिक्र किया, हालांकि उनको कई लोग नहीं मानते कि वो बहुत बड़े कलाकार थे, कई लोगों को लगता है कि वो बहुत मैंने उस सेंस पे मैंने किया कि वो वेस्टर्न टेक्निक यूज कर रहे थे। मेरा सवाल पूरा हो जाए तो फिर आप बताइएगा। तो मैं ये आपसे कहना चाहता कि मुझे ऐसा लगता है निजी रूप से कि हिंदुस्तान के जो आम आदमी पर, आम जनमानस पर जितना बड़ा प्रभाव राजा रवि वर्मा ने डाला उतना हिंदुस्तान के किसी दूसरे कलाकार ने नहीं डाला, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको वो स्थान नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है, आपकी क्या राय है इस बारे में? राजा रवि वर्मा के इसलिए उनका नाम है बहुत, इसका रीजन, इसके पीछे रीजन जो है क्योंकि वो जो पेंटिंग्स वो बनाते थे उसके वो ओलियोग्राफ्स भी बहुत बनाते थे, मतलब प्रिंट होता था जो, मतलब प्रिंटिंग प्रोसेस से, और उनकी बहुत पब्लिसिटी, अभी आज के टाइम में इसको पब्लिसिटी कहेंगे, कि उनके काम बहुत लोग तक पहुंचा क्योंकि वो प्रिंट के थ्रू पहुंचा। मतलब बहुत पोस्टर्स बने, बहुत सारे एडवर्टाइज में, मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर उसकी फोटोग्राफ्स, मतलब पेंटिंग की फोटोग्राफ्स आए। ओलियोग्राफ्स उन्होंने बहुत बनाई, मतलब ओलियोग्राफ्स मतलब पेंटिंग से ओलियोग्राफ्स बनाई। तो इस तरह से उनकी काम जो है आम लोगों तक पहुंचा ज्यादा। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके काम आम लोगों तक नहीं पहुंचता है, नहीं देख पाते। बहुत सारे कलाकार अभी भी हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे उसमें जो आम लोग हैं, जो वो गैलरी, हमारा काम तो गैलरी में ही होता है, गैलरी में ही जब डिस्प्ले होता है, एग्जीबिशन होती है तभी होता है। सब लोग तो नहीं आते, मतलब जो इंटरेस्टेड होते हैं वही आते हैं, या कई बार वो भी नहीं आ पाते। ये भी एक रीजन है राजा रवि वर्मा की इतनी पॉपुलैरिटी की, कि उनके काम बहुत मार्केट में, मतलब बहुत लोगों के पास तक पहुंचा, जिससे लोग देख पाए कि ये इन्होंने ये काम किया है। मेरे हिसाब से तो ये रीजन है। उनकी पेंटिंग्स को आम इंडियन रिलेट कर पाता है, अपने उनकी पेंटिंग्स के साथ रिलेट कर पाता है। हाँ, तो इसलिए भी मुझे लगता है कि हाँ वो उनकी आर्ट को कैलेंडर आर्ट कर देना, उनकी आर्ट को कोई दूसरा नाम दे देना, मेरे को लगता है वो एक बहुत डेरोगेटरी स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन आर्टिस्ट ही होता है।
हाँ, उन्होंने अपने टाइम के जो उनके टाइम के जो सिचुएशंस थे, जो बिल्कुल जिस तरह के लोग थे, जिस तरह के उनके कपड़े थे, जिस तरह से वो पहनते थे, जो भी उनकी वो थी, वो उन्होंने कोशिश किया। मतलब उनके काम से दिखाई देता है वो कि पहले के उस वक्त की कैसे लोग थे, कैसे मतलब वो एक्ट कैसे करते थे। तो वो एक बहुत हिस्टोरिकल पॉइंट है ये, एक उसमें बहुत मतलब जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है राजा रवि वर्मा की, कि हम देख पाते थे कि उस टाइम के उस पीरियड के लोग मतलब किस तरह से वो करते थे। लेकिन ये जो पहुंचने वाली जो बात है पब्लिक के पास, वो मुझे लगता है कि उनकी जो ओलियोग्राफ्स बहुत बने, जिसकी वजह से लोग काफी दूर दूर तक फैला वो पेंटिंग की प्रिंट्स। ओलियोग्राफ मतलब प्रिंट्स होते हैं, ओरिजिनल पेंटिंग नहीं, बट ओरिजिनल पेंटिंग के प्रिंट्स बहुत पहुंचे। जैसे ललित कला लेकिन एकेडमी में। लेकिन 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 एक एक पेंटिंग एक पेंटिंग किसी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की और एक हम्म, पेंटिंग राजा रवि वर्मा की इनिशियल स्टेज की, आप लेडी इन द मूनलाइट को ही देख लीजिए, उनकी जो हम्म, पेंटिंग है उसमें मतलब द ग्रेस जो वो लेडी ने दिखाई है, जो उन्होंने डिपिक्ट हम्म, किया है, दैट इज हम्म, मार्वेलस, हम्म, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। द लेडी इन द मूनलाइट में जब वो लेडी बैठी हुई है और पीछे से रोशनी है चांद की, और जिसको नाम टाइटल आपने दिया, मतलब उसको देखने को मन करता है कि बार बार वो देखते रहें। लिरिकल, हाँ। हाँ, और मेरे को तो लगता है वो मतलब कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे को वो मोनालिसा जो जिसके पीछे पूरा विश्व पागल है, उसके बराबर की हम्म। पेंटिंग लगती है मुझे। हो सकता है ये मेरा व्यक्तिगत मत हो, लेकिन आपसे आपसे समझते हैं कि आपने क्या बनाया है और क्या आप डिपिक्ट करना चाहते हाँ, हैं इसमें। ये वही मैं 90s में जो मैं काम कर रही थी, 1990s में, जी जी। उस वक्त जो मेरा काम था, ये प्रिंट है, लिथोग्राफी है, जो कि मैंने गढ़ी स्टूडियोज में ही किया था। जिसमें उस वक्त मैं ये काम कर रही थी गर्ल चाइल्ड के ऊपर, कि वो उसकी क्या सिचुएशन हमारे सोसाइटी में गर्ल चाइल्ड की क्या सिचुएशन है उस वक्त। तो बहुत ही ज्यादा, अब तो थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगी कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन ये एक इंसिडेंट हुआ था कानपुर में, जिसमें 3 सिस्टर्स ने सुसाइड किया एक ही साथ, 90 में, 1990 में। तो उसके घर में, उनके घर में ये कुछ प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स जो है उनकी परवरिश नहीं कर पा रहे थे सही तरीके से। तो उन्होंने मतलब तीनों ने इकट्ठा सुसाइड किया। तो ये चीज मुझे इतना मतलब अफेक्ट किया। तो ये काम मतलब जो है वो वही काम है, उसी के ऊपर है। आपकी इस पेंटिंग को देखे जामनी राय या अमृता शेरगिल, थ्री वीमेन जो पेंटिंग है, वो याद आ गई। हाँ, जी जी। ये भी वही गर्ल चाइल्ड के ऊपर ही है। ये एक लेडी, एक छोटी सी लड़की का वो है इसका, और इसके मदर है, और एक छोटा सा एक न्यू बॉर्न वो भी है, चाइल्ड भी है राइट साइड में। So medium is print making. प्रिंट मेकिंग, लिथोग्राफी। Lithography. लिथोग्राफी मीन्स वो जो स्टोन के ऊपर पत्थर जी के जी। ऊपर ड्रॉ करके, पेंट करके उसके बाद उसकी प्रिंटिंग होती है। और जैसे 3 कलर अगर है तो 3 अलग अलग टाइप के प्रिंट होती है 3 बार। मतलब मान लीजिए अगर 10 5 प्रिंट लेना है तो 3 5 15 बार मुझे मतलब उसका प्रिंट करना पड़ता है। ये स्क्रीन प्रिंट है, ये थोड़ी सी उसके बाद का टाइम का है। और ये रोल प्लेइंग है, इसका जो टॉपिक है ये रोल प्लेइंग है, जो एक वुमेन सेंट्रिक है मेरा काम जो है। तो एक वुमेन एक अपनी लाइफ में कितनी तरह के रोल प्ले करते हैं। अ, मतलब कभी डॉटर, कभी वाइफ, कभी फिर उसके बाद अपना मदर, मतलब हर तरह के रोल प्ले करना पड़ता है मतलब सोसाइटी में। Ma'am, उस one can understand that you are a woman and your works are woman centric. और आपकी नज़र में कौन से मेल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फीमेल्स के ऊपर या ऐसे विमेन के ऊपर एक सीरीज बनाई हो या उनके हर काम में इम्पोर्टेंस मिली हो? क्या कोई मेल आर्टिस्ट हैं
इंडिया में? स्पेसिफिकली वुमेन के ऊपर मुझे नहीं ध्यान आ रहा है इस वक्त। मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि एक सीरीज एम.एफ. हुसैन साहब ने मदर टेरेसा की जरूर बनाई थी, लेकिन उसके अलावा मुझे लगा नहीं कि कोई ऐसे किसी मेल आर्टिस्ट ने आधी दुनिया पे काम किया हो। हाँ, मुझे याद नहीं ऐसे इस तरह के वुमेन सेंट्रिक काम जो है वो मुझे नहीं ध्यान है। मुझे नहीं लग रहा है कि किसी ने इतना किया। बड़े गणमान्य श्रोता, बड़े विद्वान श्रोता हैं जो साइड में कमेंट दे रहे हैं, आप बाद में देखिएगा। मुझे तो अच्छा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे तो उनसे बहुत बहुत ज्ञान मिल रहा है यहाँ पर, उनके कमेंट से। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये देखिए राजा रवि वर्मा के बारे में हमारे राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी बहुत अच्छा कमेंट दे रहे हैं कि भगवान की पहचान उनकी दिलाई उन्होंने। जैसे हम कहते हैं ना, गुप्त काल में डोमेस्टिकेशन ऑफ गॉड हुआ, उससे पहले मंदिर में भगवान की मूर्तियां बनाई जाती थी। गुप्त काल में घर घर में मंदिर बनने लगे। आजकल आपके लिए हर घर में एक मंदिर होता है, तो गुप्त काल से वो शुरुआत हुई थी। इसी तरह जो भगवान की पहचान है वो ये राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं, और मेरे को लग रहा है काफी हद तक सही है कि राम कृष्ण सीता राधा शिव विष्णु, उन्होंने ये अच्छी मूर्तियां बनाई, अच्छी पेंटिंग बनाई थी, तो वही चली आ रही काफी समय, तो वही चलती रही। ये क्या है मैम? ये भी वही रोल प्लेइंग जो है, जो मैंने कहा है, जो मैं एक सीरीज कर रही थी, तो इट्स लाइक फिल्म नहीं, जो ब्लैक फिल्म होते थे पहले, जैसे हम लोग खींचते थे उसकी ब्लैक वो आते थे। जी। क्या बोलते हैं उसको, जिसमें वो छेद होते हैं ऐसे ऐसे करके, ये इसके बीच में नीचे की तरफ, हाँ, परफोरेशन सारा, तो इसे लाइक फिल्म रोल मीन्स चलता जा रहा है। मतलब एक लाइफ की कहानी जैसे, ऐसे मैंने कोशिश किया कि एक वुमन मतलब एक अपनी लाइफ में कैसे अपना रोल प्ले करती जाती है। ये भी लिथोग्राफी है, स्क्रीन प्रिंट भी है, दोनों प्रिंट में ही है, मीडियम प्रिंट मेकिंग में है। जी जर्नी मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि इस शो को बहुत साधारण मेरे जैसे छोटी समझ वाले लोग भी देखते हैं, जो कला को कम समझते हैं, नहीं समझ पाते हैं, और खासकर मॉडर्न आर्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि रियलिस्टिक आर्ट तो सबकी समझ में आ जाता है बहुत आराम से। वो राजा रवि वर्मा की पॉपुलैरिटी का वो भी एक कारण रहा है। तो ये जो आर्ट फॉर्म है, जो मॉडर्न आर्ट है, ये जो है वो ब्रेटली और शोएब अख्तर के बाउंसर जैसा हो जाता है कई बार हम लोगों के लिए। तो थोड़ा आपसे ये भी अनुरोध है कि मुझे नहीं लगता, आपको नहीं लगता, क्योंकि आप कलाकार है ना, आप तो उसी में अच्छी बसी है। लेकिन एक आदमी जो साइंस से है, जो दूसरी विधा से है, या जो गायक है, तो वो उसके लिए बहुत आसान नहीं होता है इस तरह के गूढ़ कला को, एक तरह से मैं कहूँ रहस्यमय कला को समझना। तो थोड़ा अगर आप समझा देंगी कि आपने क्या दिखाने की कोशिश की है, तो वो भी आइंदा से किसी आर्ट गैलरी में जाएंगे तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, असल में यही है कि अगर आप गैलरी विजिट करते हैं, और अगर रेगुलर विजिट करते हैं, तो जिसमें बहुत सारे आजकल तरह तरह के काम आते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत तरह के मीडियम से काम कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि देखते देखते अपनी जो समझ है अंदर की, चाहे वो रियलिस्टिक ना भी हो, लेकिन इसकी जो एक कलर, एक एक्सप्रेशन जो है, उसको मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल कुछ काम है। तो ये देखते देखते अपनी जो विजुअल लैंग्वेज है वो समझ में आ जाता है। ये इसमें जर्नी मतलब एक इंसान जो है, एक नॉर्मल इंसान वो धीरे धीरे एक वेजिटेबल स्टेट में कैसे चला जाता है। मतलब ये लास्ट में जो नॉर्मल इंसान इन द सेंस मेंटली नॉर्मल इंसान, जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है, जो कि सब कुछ मतलब कर सकते हैं, एक्टिव है,
जो कि उसको किसी इलनेस की वजह से या किसी डिसफंक्शन की वजह से एक धीरे-धीरे अपनी मेमोरी से खो देते हैं, या कुछ ऐसे करके उसकी हालत, मतलब उसकी वो जो जर्नी है, वो खुद को उसको समझ में आता है कि नहीं आता है, या दूसरे लोग जो उसको देख रहे हैं उसको समझ में आता है कि नहीं आता है। ये मैंने कोशिश किया डिटेक्ट करने की। मैम, अगर भट्ट हाँ जी जी। इजाजत दें तो एक प्रश्न मैं कर लूं। जी जी, पूछिए पूछिए। जी मैम, अक्सर ये दो मत लोगों के हैं, जैसे कामत साहब ने भी हाल ही में टिप्पणी की थी कि जो आर्टिस्ट आर्ट ड्रॉ करता है या जो कोई उसकी कृति होती है, उसके बगल में लिख देना चाहिए कि आर्टिस्ट इसमें क्या बोलना चाहता है। लेकिन दूसरा मत है कि नहीं, आर्टिस्ट ने बड़े मन से उसे बनाया है, तो उनको जो व्यूअर्स हैं उनको खुद सोचने दीजिए कि आर्टिस्ट ने क्या बनाया है। तो आप किस मत का समर्थन करती हैं मैम? दूसरा, एक कि टाइटल तो आर्टिस्ट ने होता है, जैसे जैसे हम गैलरी में जब डिस्प्ले करते हैं काम को, एग्जीबिशन करते हैं, तो हम एक टाइटल तो देते हैं, मतलब हर आर्टिस्ट बिल्कुल एक उसका काम का एक टाइटल देते हैं, उससे थोड़ा सा समझने में इजी हो जाता है कि मतलब एक एक डायरेक्शन हो जाता है उसकी तरफ कि आर्टिस्ट क्या कहना चाहता है। फिर भी मुझे लगता है दूसरा जो मत है, ओपिनियन, उसमें मैं चाहती हूँ कि जो देखने वाला है, हो सकता है जी। मैंने जो बनाया, जो मेरी फीलिंग्स है या मेरा एक्सप्रेशन है, मेरा सोच है, उसको कुछ और लग रहा है, मतलब जो देखने वाला, जो व्यूअर है, उसको कुछ और लग रहा है। हो सकता है वो भी सही हो, लेकिन वो मुझे लगता है वो होना चाहिए, जो व्यूअर है उसकी एक अपनी सोच होनी चाहिए, उसको कोशिश भी करना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। मुझे ऐसा लगता है जी आर्टिस्ट। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो मैक्सिमम आर्टिस्ट इसी मत पर विश्वास करते हैं, यही हाँ। थिंकिंग मैक्सिमम आर्टिस्ट की होती है। जी। और इधर शायद भट्ट जी और सर थोड़ा इंटरनेट की वजह से बाधित लग रहे हैं मुझे। मैम एक नहीं नहीं, छोटे से मैं हूँ, बच्चे की। सच में मैं हूँ। मैं जी मैं मैं पूछना चाहूंगा बुला जी से। जोशी बुला जी जी, तो है। जैसे हाँ जी, जो बोलिए। जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं ना, आर्ट हिस्टोरियंस, दे स्टडी आर्ट, दे स्टडी द लाइफ ऑफ द आर्टिस्ट, और तब वो एनालाइज करते हैं कि आर्टिस्ट ने इस चित्र को क्यों बनाया, या हम्म क्या साइकोलॉजी रही होगी। तो हम्म आपके मन में नारी की जिंदगी को लेके बहुत पीड़ाएं हैं क्या, कि आपको बहुत दर्द हुआ तब अपने कानपुर की उन 3 बहनों को दिखाया, या जो आपने सीरीज लेडीज की बनाई कि नारी को के मन को समझना, मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट तो नहीं था, मे बी इट्स वेरी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट कि पुरुष के बस की बात ही नहीं है। ऐसा नहीं। और वो हमेशा द्वंद रहता है, क्योंकि कहा यही गया है कि जितना संघर्ष मुट्ठी भर हृदय में होता है, जितना संघर्ष इस मुट्ठी भर हृदय में होता है, वो शायद ही किसी विश्व युद्ध में होता हो, है ना। हाँ क्योंकि जी। हर समय हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, किसी न किसी द्वंद में रहते हैं, किसी न किसी बात को लेके तनाव में रहते हैं। तो वो लेडीज के अंदर ज्यादा होता है, बिकॉज दे हैव लेफ्ट देयर होम, दे हैव कम टू अ न्यू हाउस, एंड देन दे हैव टू सेटल मेनी थिंग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको, आपके मतलब आपकी साइकोलॉजी क्या है, उस साइकोलॉजी को लेके ये आपके चित्र बनाए। हाँ, जो एक आर्टिस्ट जो है, जो वो बना रहा है, वो उसकी लाइफ एक्सपीरियंस भी है। जो लाइफ हाँ एक्सपीरियंस है, उसको जो दिखाई देता है, उसको जो महसूस होता है, और ये इट्स नॉट ओनली कि तुम अपने घर की बात है, बट इट्स ऑल ओवर, मतलब तुम सोसाइटी में अगर आप देखते हैं अलग-अलग उसमें, तो उसमें अगर एक आर्टिस्ट अगर वो देखता है, तो वो वही अपने काम में भी एक्सप्रेस करता है। मतलब आर्टिस्ट कभी आर्टिस्ट का काम जो है कभी उसके लाइफ से तो अलग नहीं है, मेरे ख्याल में। जो मैंने मतलब जी 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 दूसरा जी जी। आर्टिस्ट क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम, बट मुझे लगता है कि मेरा जो काम है मेरे लाइफ की पार्ट है। और जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, या महसूस करने की मतलब सोचने की कोशिश की इसके पीछे क्या रीज़न है,
और मैंने वही अपने काम में मतलब मैंने लाने की कोशिश की, मतलब एक्सप्रेस करने की कोशिश की। वो कोई अलग मतलब कोई मेरे से अलग नहीं है, मतलब मेरी जो सोच है, मेरा मैं जो एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरी जो टोटल जो मेरी जर्नी है, मेरी लाइफ की जर्नी मान लीजिए, हर एक इंसान की एक लाइफ की जर्नी है। तो वो जर्नी में जो मैंने इकट्ठा किया, मेरे जो एक्सपीरियंसेस मैंने इकट्ठा किया, जो मैंने देखा सोचा, वही तो मेरे काम में भी आएंगे ना। तो वो आर्टिस्ट जो है कुछ मतलब आर्टिस्ट बेसिकली, चाहे वो विजुअल आर्टिस्ट हो या चाहे राइटर हो या पोएट है, तो वो थोड़ा इस मामले में सेंसिटिव भी होते हैं, मतलब हो सकता है वो जस्ट ज्यादा कैप्चर द सोचते हैं। हाँ, फोटोग्राफी तो कॉपी करता है ना, हो सकता है। आर्टिस्ट कॉपी नहीं करता, आर्टिस्ट उसमें अपने हाँ रंग जी, करता है किसी भी नेचर को। 1 मिनट, मेरी ना वो बैटरी वो हो रही है, मेरे को चार्ज करना पड़ेगा। फोटोग्राफी वाले नाराज हो जाएंगे, ऐसा कहेंगे रुक आप? जाइए। हाँ तो जी हमारे पास बहुत मैं सारे दिखाई दे रही 10-12 हूँ मिनट क्या? शेष हैं। जी जी, बहुत सारे जवाब आए हैं सर। हाँ आपके जी, सवाल के अगर किस दो चीज की? जवाब सही हो जी मैम, आप बोलिए। देखिए आप मेरा बीच में ये कनेक्शन गायब था बीच में, लेकिन जो सबसे जी स्क्रीन में मैं सबसे जल्दी आंसर पढ़ पाया वो एकदम से आ रहे थे, वो एक गिरीश चंद्र जी का था नहीं नहीं जो सर, मेरी पहला नौकरी जवाब थी। है, मैं बता रहा हूँ सर, पहला जवाब अपूर्व पंत जी का है। हाँ, मैं आपको स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। सबसे पहला जवाब जो था आज का, वो अपूर्व पंत जी ने दिया था, क्या? और वो मैं ये रहा सर, माँ श्वेता देवी है मनोरंजन। बिल्कुल ठीक है। ये 7:34 में मैंने देखा था तो गिरीश चंद्र जी ने एक जवाब दिया था, हाँ उसका राकेश पोखरियाल ने दिया था, फिर जुगरान साहब ने दिया था। 7:34, 7:35, मेरे को पता हाँ नहीं हाँ इनका जी, स्क्रीन ऑफ स्क्रीन था ना उस वक्त, हाँ तो यदि उन्होंने इन्होंने 7:30 पे दिया था, 7:30 पे दिया इन्होंने, और 7:30 पे दिया तो 7:35। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक आंसर है। पूर्ण जी को बधाई। और महाश्वेता देवी जी ने बड़े एक्सीडेंटल वे में मनोरंजन व्यापारी जी को मिली। मनोरंजन व्यापारी जी का जो जीवन था बहुत बहुत कष्ट में था, बहुत ही कष्ट में जीवन था, और जी संघर्ष हुआ और इनको जेल भेजा गया। जेल में एक्सीडेंटली इन्होंने शरद चंद्र जी की एक कैदी के हाथ में किताब देखी और उसको पढ़ा, उस स्टोरी को मतलब सुना, और तब इनमें जागृत हुई इच्छा पढ़ने की। और पढ़ते पढ़ते ये वहीं पे जेल में इन्होंने बाराखड़ी सीखी, और जब बाहर आए तो फिर से रिक्शा चलाने लगे कलकत्ता में, हाथ का रिक्शा। और ये इतना तल्लीन थे कि महाश्वेता जी किसी मीटिंग से निकली और उन्होंने कहा कि वहां चलोगे, तो मनोरंजन व्यापारी ने मना कर दिया बगैर महाश्वेता देवी जी को देख के। और अच्छा फिर उसने हाँ, फिर उन्होंने वो किताब को रखा और महाश्वेता देवी जी को महाश्वेता देवी ने कहा चलो चलो, तो महाश्वेता देवी ने देखा ये रिक्शा वाला ये क्या किताब पढ़ रहा है, वो किताब इंसिडेंटली उनकी थी जिसमें वो इतना तल्लीन था। और जब अच्छा उन्होंने बातें बातों में बात बताया, उन्होंने कहा मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता लेकिन सीखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। तो महाश्वेता देवी जी ने कहा कि मैं तुमको पढ़ाऊंगी। तो महाश्वेता देवी जी ने पढ़ाया। इंसिडेंटली उस वक्त चलते चलते महाश्वेता देवी जी ने ये नहीं बताया कि वही ऑथर है, वही उन्हीं का नाम महाश्वेता देवी है। जब उतरने लगी तब उन्होंने कहा, और वो रिक्शे वाले मनोरंजन व्यापारी जी उनके चरणों में गिर गए, रोते रहे करीब 2-2.5 घंटे तक। महाश्वेता देवी जी ने उनको बहुत प्यार से निभाया और बनाया, और तब उन्होंने एक 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 आज बंगाल के साहित्य में एक बहुत बड़ा ऊंचा मुकाम हासिल किया। तो बिल्कुल ठीक है, महाश्वेता देवी जी और मनोरंजन व्यापारी उत्तर। तो अपूर्व पंत जी को बहुत बहुत बधाई सर इस उत्तर के लिए। जी जी जी। तो अपूर्व पंत जी ने जो है आज का इनाम जीता है। तो मुझे लग रहा है कि पेंटिंग्स पर शायद बात हो चुकी होगी मैम की, ये इस पेंटिंग पर चर्चा हुई सर? मेरे जो लास्ट के काम है पीडीएफ फाइल में है ना, जो मेमोरी बॉक्स के बारे में मैंने बताया, उसको एक बार दिखा दीजिए। अच्छा, तो पीडीएफ फाइल का बताया, पीडीएफ फाइल भेजी थी मैंने। एक मिनट। मनीषा ठेकेदार जी कह रही हैं कि मुझसे पहले कई लोगों ने उत्तर दे दिए तो इसलिए मैं नहीं दे रही। वो बिल्कुल ठीक थी, उनका वो कमेंट करीब 7:45 में आया था, बल्कि आप कह रहे हैं कि 7:30 बजे से ही उत्तर आने शुरू हो गए थे।
तो बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने और प्रयास किए, जैसे मैंने गिरीश चंद जी का देखा, राकेश पोखरियाल जी का देखा, जुगरान साहब ने दिया बिल्कुल ठीक उत्तर, लेकिन सभी को बहुत बहुत बधाई। वाह वाह बोला जी, बहुत सुंदर। हाँ जी। ये बोर्ड प्लाई बोर्ड है जिसके ऊपर मैंने जी मतलब कुछ कोलाजेस किए हैं, फोटोग्राफ, डिजिटल प्रिंट्स है, कोलाजेस भी हैं, मतलब प्रिंट भी है, और उसके साथ थ्रेड्स, नेल्स वगैरह, नेल्स से वो करके फिर थ्रेड को मतलब यूज किया है। ये इसका नाम है शायद क्या, बिटवीन स्लीप एंड एवनिंग, नहीं, ये लिखा हुआ है ऊपर, पता नहीं जा रहा मेरा। टाइटल लिखा हुआ आपने कुछ ऊपर? हाँ लिखा तो है, ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नहीं। नहीं, जो ये पहले दूसरी आपने दिखाया ना वो उसमें लिखा हुआ है। पहली पेंटिंग को थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, इससे पहली वाली पेंटिंग, नहीं, इससे पहले वाले में है लिखा हुआ। पहले वाले। तो ये सीरीज है मैम, ये ये सीरीज इसी का बनाई? ही पोर्शन है। हाँ अच्छा सीरीज का ओके। है, बट ये जो अभी आप देख रहे हैं ये वो जो काम है उसका कुछ पोर्शन को मतलब एनलार्ज करके मैंने दिखाया है। मैम कैसे बनाया ये गया अलग है पेंटिंग थोड़ा नहीं है। हाँ, जी, वुडन थ्रेड्स बोर्ड से है, प्लाई बोर्ड, और उसमें पेंट थ्रेड। है, जी थ्रेड्स भी है। एक प्लाई बोर्ड है, 2 प्लाई बोर्ड है जिसको जोड़ के, जी जैसे बुक की शेप, जो बुक खुलता है ना, मतलब एक बुक हम्म, को हम अगर खोल के रखते हैं, जो जी मोटी मोटी किताबें जिसमें बाइंडेड वाली जो किताब है उसको खोल के रखते हैं तो उसके अंदर की जो है जैसे पढ़ा जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर इसमें पेंट भी है, कलर भी किया हुआ है, और डिजिटल प्रिंट्स भी है, कुछ फोटोग्राफ्स है जो मैंने खींचे थे, और नेल्स है, थ्रेड्स हैं, कोलाज धागे। कोलाज। वो टाइटल टाइटल होता तो ज्यादा अच्छा समझ में आता। अभी एक्चुअली हाँ में इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, जी मेरे जी से जी पढ़ा जी। नहीं जा रहा। ये लास्ट ईयर इससे 2019 में सोलो शो था मेरा रविंद्र भवन में, तो वहाँ पे ये डिस्प्ले किया गया। ओके, लवली। ये भी उसी का ही, उसी सीरीज का हिस्सा लग रहा है मैम। मेमोरी बॉक्स का ही हिस्सा है, मेमोरी बॉक्स वाला दूसरे उसमें है, पीडीएफ फाइल में। अच्छा अच्छा अच्छा। वाह। ये उसी काम को मतलब जूम करके दिखाया है। हम्म, ये नर्व्स वगैरह दिखाई दे रही मैम क्या? जी। हाँ ये जी। क्या हाँ, क्या ये मकड़ी के जैसे जाले क्या है सर, हमें भी बताइए। मुझे लग रहा है नर्व्स होंगी शायद। नहीं, वो मानवीय हाँ, मानवीय हाँ, मन की जटिलताएं हैं। अच्छा हाँ हाँ, वही हाँ, जाल है, एक तरह का जाल है ये जिसमें आदमी फंसा हुआ है। हाँ, फंसा देते हैं। जाल जाल, हाँ। ये भी एक समस्या ही है यार अक्षित बाबू। उसके बाद इससे आगे जो है, इसके नेक्स्ट जो पीडीएफ फाइल है ना उसमें मेमोरी बॉक्स है जिसके बारे में मैं आपको, आप लोगों को बता रही थी। वो अगर दिखाई दे, या मेरे बैटरी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, असल में बंद होने वाला है लगता है। मेमोरी बॉक्स समझ के इसको नर्व से समझ रहा था मैं। ये है देखिए आपका हम्म, बॉक्स। हाँ, ये हाँ, वो इट्स ह्यूज बॉक्स दो। यही है मैम, यही है। मेरा बैटरी जा रहा है, अब मैं क्या करूं, बैटरी बंद हो रहा है। बॉक्स बॉक्स यही है आपका। हाँ, हाँ हाँ ये एक ग्रेट और फिल्म। है उसमें। जी आगे भी दिखाते हैं, जी जी। ये रहा, ये रहा। नहीं,
हाँ, बैटरी का प्रॉब्लम है मैम की। हाँ जी, बंद हो रहा है। ये तो मैंने चार्ज में डाला हुआ है लेकिन नहीं हो रहा। जी कोई बात नहीं मैम, चलिए अब अगर नहीं हो रहा तो आप परेशान मत होइए, हम आपका आभारी हैं कि आप शो में आए और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने हम सबको बताई। और ये एक नई चीज थी, ये बॉक्स जो था बिल्कुल नया था हमारे लिए, और ये इनोवेशन हम आपका मान सकते हैं कला के क्षेत्र में, क्योंकि बिल्कुल। बहुत मुश्किल है नई चीज को सोचना, इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। तो इसके बहुत लिए आप बहुत याद, थैंक यू, थैंक यू। इसके लिए आप कला के क्षेत्र में याद की जाएंगी, तो हम आपसे अनुमति चाहेंगे आज के लिए। और इससे पहले कि हम अनुमति लें, थैंक अगर यू बहुत बहुत। आपकी बैटरी डाउन हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तब तक अपूर्व पंत जी को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर सबसे पहले दिया। तो उनको माया ऑप्टिकल्स की ओर से 1,000 रुपये की कीमत का सन गॉगल बहुत जल्द ही पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। अपूर्व पंत जी, अगर आप कार्यक्रम देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है अपना डाक का पता, कुरियर का पता हमें व्हाट्सएप या फेसबुक से भेजने की कृपा करेंगे, जिससे कि हम चश्मा आपके घर ही भिजवा दें स्पीड पोस्ट से। और अगर आप हल्द्वानी कभी आए तो आप यहाँ हमारे ऑप्टिकल्स में संपर्क करके वहां से भी ले सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो, इस तरह से आपका इनाम आप तक पहुंच जाएगा। और जोशी सर को बहुत बहुत बधाई कि पहली बार जो है उनके सवाल का बिल्कुल सही जवाब देने में कामयाब हुए हमारे एक दर्शक। नहीं, मैं 2-3 चीजें मेरे मन में आ रही थी भट्ट जी। जी सर। एक तो पहले आपको बर्थडे की बधाई, जैसा हेमंदा ने कहा, सबकी आपको भी पूरे धन्यवाद, मेरे हमारे सारे दर्शकों को, सारे शिक्षकों को धन्यवाद जो लगातार कमेंट करके बधाई दे रहे हैं। दूसरा मैं ये कह रहा था कि जैसा मैंने आपको एक मैसेज किया कि आपका बर्थडे है, तो आपका एक बीज का पैकेट जो हमने डिसाइड किया था, मैंने डिसाइड किया था कन्वीली जी को या रावत जी को सुन के कि हम बीज के पैकेट दिया करेंगे फलों के। तो माया ऑप्टिकल्स वाले कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 750 रुपए का वो गिरा और 250 रुपए के बीज दें वो, ताकि उनका कंट्रीब्यूशन होगा पर्यावरण के लिए। जी, बीज के आइडिया आपका अच्छा है सर, बीज का। लेकिन ये बीज के लिए मुझे किसी बीज वाली दुकान से बात करनी पड़ेगी, जो खाद बीज ऑप्टिकल्स वाले ही अच्छे तरह पैक करके 250 रुपए का अच्छा खासा पैकेट आ जाएगा, और वो पेड़ कहाँ कहाँ लगेंगे, कहाँ कहाँ नहीं लगेंगे। कुछ व्यावसायिक प्रतिबद्धताएं भी होती हैं सर, वो माया ऑप्टिकल्स वाले चूंकि चश्मे के फील्ड में है तो वो उसी को ही स्पॉन्सर कर पाएंगे। उनका बड़प्पन, उनका कंट्रीब्यूशन होगा ना। हाँ, मैं वो शो को देखते हैं, इस वक्त देख रहे होंगे। अच्छा, और वो डेली शो देखते हैं, सारे एपिसोड देखते हैं, उनके फोन आते हैं मेरे पास। उनको तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, हम तो बहुत बहुत बधाई कि एटलीस्ट उन्होंने एक हमारे प्रोग्राम में रोचक एक डेवलपमेंट लाने का श्रेय उनको ही जाता है। हाँ, तो हम तो अपना प्रश्न कर देते, लेकिन वो एक वो प्रतिस्पर्धा वाली होती है ना, फट आंसर आने लग जाते हैं। हाँ, तो वो आज बहुत सारे आंसर ऐसा तो सारे सही थे, एक भी गलत नहीं था, एक भी गलत नहीं। जब से सर माया ऑप्टिकल्स ने ये देने का वादा किया तो आज 5-6 उत्तर सही आ गए सर, कल तक मिल ही नहीं रहे थे। नहीं, गिफ्ट में शक्ति है, सही बात है, गिफ्ट में शक्ति है। चलिए, अच्छी बात है। कल से थोड़ा और रिसर्च करनी पड़ेगी। हाँ, वो क्योंकि कल वाला सवाल जो आपने पूछा था सर, आज मैं माया ऑप्टिकल्स गया था तो उन्होंने मेरा जन्मदिन बाकायदा केक मंगाया मेरे लिए, वहां पर उन्होंने मेरा जन्मदिन मनाया। तो मैं इसके माध्यम से भी उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरप्राइज मुझे दिया। तो वो कह रहे थे कि जो कल आपने सवाल पूछा उन्होंने तुरंत गूगल में डाला कल का सवाल, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। तो वो खुद भी बड़े निराश थे, तो कह रहे थे यार हम अपना ही चश्मा नहीं जीत पाए नाम में। नहीं, लेकिन आज का इसका मतलब गूगल ने दे रहा होगा आंसर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हाँ हो सकता है। तो कल से जल्दी नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हमारे साथी बहुत विद्वान है सर, सब पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग हैं। वो साहित्य के क्षेत्र में है, या पोखरियाल जी जो है, मैं गिरीश चंद्र जी को तो नहीं जानता, लेकिन अपूर्व का इंटरेस्ट चूंकि सीसीआईटी में था तो थोड़ा पढ़ने के प्रति था। लेकिन बाकी राकेश जुगरान जी का आंसर देख के तो मुझे कोई वो नहीं हुआ, कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनका वो तो साहित्य के फील्ड में खुद ही है। और राकेश पोखरियाल जी ने बड़ा अच्छा
उत्तर दिया था। 1 मिनट का उनका। नवीन जोशी जी ने भी दिया है सर। हाँ, नवीन जोशी हैं, ने दिया, उन्हीं से बिल्कुल। टीकाकार है। 1924-26 को महाश्वेता देवी जी का पहला उत्तर जन्म सही हुआ था। होगा। जी सर। 1924 और 1926 को जन्म हुआ था उनका। सेलेक्ट करेंगे। हाँ, पहला सही उत्तर बिल्कुल। तो अपूर्व पंत है अल्मोड़ा से, तो हाँ। उनको बधाई बहुत बहुत। कल हमारे साथ इस शो में शाम 7 बजे सुदूर दक्षिण केरल से सुबिन होंगे। वाह। अब हम केरल में ड्यूटी कर रहे हैं सर कल से, और मलयालम में वो बतियाते हैं और अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, हिंदी भी समझते हैं सुबिन भाई। तो कल वो अपनी पुतलियों के साथ होंगे। कल पपेट्स के थ्रू एजुकेशन वो कैसे प्राथमिक स्तर पर बच्चों को देते हैं, उस पर वो हम चर्चा करेंगे सुबिन जी से, केरल से, ठीक शाम 7 बजे। आज थोड़ा तकनीकी बाधा थी। जी कह रहे हैं कि मेरे को इतना कम मत आंको, कुछ काबिल तो मैं भी हूँ। हाँ बिल्कुल। नहीं, पंत जी बहुत काबिल है सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। पंत जी की काबिलियत आज पता लग गई। सब लोग देख रहे हैं कि पंत जी ने जो है बाजी मारी 100 मीटर की दौड़ में। इस कोर्स के इस प्रोग्राम की हिस्ट्री में। जी जी। तो कल सुबिन हमारे साथ होंगे ठीक 7 बजे। जुड़ना न भूलिएगा द टीचर शो में। और मैं हेमंत सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो हमारे साथ इस शो में जुड़े। मैं जोशी सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो लगातार मेरी टीम के सदस्य हैं, इनको दोनों टीम के सदस्य मानते हैं अपने आप। हमारा आभार क्या प्रकट करें। आभार तो बुला भट्टाचार्य, आभार जो है वो देवेंद्र खन्ना जी का है। कल जिस वक्त हमारी स्थिति हो गई थी प्रभाकरण जी के कहने पे, मतलब उनको सिर्फ 7-8 घंटे का नोटिस था। उन्होंने कहा नहीं मैं आऊंगा जोशी जी, आप कह रहे हैं तो वो और बहुत अच्छा शो रहा उनका। बुला जी की तरफ नए आयाम समझने को मौका मिल रहा है भारतीय कला के। ये कला के हाथ से पिछले साल और आज में हमने तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह का भी कुछ होता है। हाँ, उस तरह की खासकर मॉडर्न आर्ट की, तो वो समझ हमारे अंदर थोड़ा विकसित हो रही है कि हम कहीं गैलरी में जाएंगे तो बोर नहीं होंगे, देख पाएंगे क्या बनाने की कोशिश की, समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक अच्छा पिछले ये कलाकारों का बड़प्पन है हमारे लिए। कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अलग अलग विधाएं आ रही हैं आज। अब ये देखिए वो सिटी स्कैन पर और उस पर एक कलाकार का काम, वो भी देखने का। हाँ वो अद्भुत था सर। वो तो हमने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसे भी कर सकता है। मैं तो सोच कि मतलब ये मस्तिष्क की संरचनाओं को लेकर के इतना डिटेल, इतना बड़ा बॉक्स उन्होंने बना दिया। तो अभी अनुमति लेंगे सर हम सभी साथी। ठीक ठीक। कल शाम ठीक 7 बजे मिलते हैं। लेकिन एक नियम बनाई देते हैं जी। एक नियम बना लेते हैं कि इसको 1 घंटे से ज्यादा नहीं करना। सर वो नियम भी आप ही तोड़ते हैं, बनाते भी आप ही, तोड़ते भी आप ही हैं। आपका मतलब हम सब, क्योंकि कोई जैसे आपने कहा ना, आप तोड़ते हैं, आप ही तोड़ते हैं, आप ही बनाते हैं। तुम्हारी अर्धांगिनी सामने बैठी है, आवाज जा रही स्पीकर में, बड़ी ताली पीटने लगी, लो और कर लो। नहीं मतलब आपसे मतलब हम सब है, क्योंकि कई बार बड़ा इंटरेस्टिंग कोई चीज बातचीत होती है तो वो बीच में रुक नहीं पाती है। कई बार आपको याद है अपने प्रश्नोत्तर के सेगमेंट कैंसिल कर दिए थे कि आज नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा मैं भी 1 घंटे की बैटरी लेके आई थी आज बुला में। वो तो सर ये बहुत अच्छा हेमंत सर, वो तो आपने फॉर्मूला नहीं बताया होता तो वो जुड़ ही नहीं पाते। वो तो आपको फॉर्मूले से हम जोड़ पाए उनको। वो फॉर्मूला हम दर्शकों को नहीं बता सकते। वो फॉर्मूला गोपनीय है, उसके लिए हेमंत दा को गुरुदक्षिणा देनी पड़ेगी सबको। तो कल शाम तक के लिए अनुमति दीजिए। तब तक के लिए द टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार,
द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।